हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और ऑनलाइन की लर्निंग की प्रक्रिया को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज्वाला के बारे में कि ज्वाला कितने क्षेत्र होते हैं, कौन सा क्षेत्र ज्वाला का अधिक गर्म होता है, कौन सा कम गर्म होता है और कौन सा सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, और उम्मीद है मुझे आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ आया होगा। आज हम इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंत में पहुंच गए हैं। इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। तो चलिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ज्वाला के बारे में। तो ज्वाला के 3 क्षेत्र बताए थे मैंने। सबसे बाहरी क्षेत्र था अधिक नीला, जो सबसे अधिक गर्म होता है। बीच वाला था थोड़ा येलो, पीले कलर का, जो कम गर्म होता है। और सबसे नीचे वाला मध्य भाग, अंदर वाला भाग जहाँ पे धागा लगा होता है, वो हल्का सा काले रंग का होता है या वाइट रंग होता है, जो सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था ईंधन क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक निश्चित तापमान, जिसे बोलते हैं ज्वलन तापमान पर पहुंचकर जल उठते हैं, उनको बोलते हैं हम ईंधन या दाह्य पदार्थ। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब आदर्श ईंधन क्या होता है? ऐसा ईंधन जिसमें अधिक ऊष्मा मिले, अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो और वह सरलता से जल पड़े, उसको हम आदर्श ईंधन कहते हैं। तो आदर्श ईंधन की परिभाषा क्या हुई? ऐसा ईंधन जो सस्ता हो, सरलता पूर्वक जल सके और अधिक ऊष्मा प्रदान करे, उसको आदर्श ईंधन माना जाता है। ठीक हुआ? तो ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद आता है ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता क्या होती है ये हमने पढ़ना है, मतलब ईंधन जलने के बाद हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अच्छा, इसको एक मिनट इससे पीछे थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैंने जैसे आपको ज्वाला का बताया, तो ज्वाला के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आपको पता है। अब ये एक उदाहरण दिया है इन्होंने सुनार का। इधर ध्यान से देखिए आप। सुनार देखे होंगे आप सब बच्चों ने। सुनार क्या करते हैं? सुनार जब वो क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं सुनार के पास गहने बनवाने के लिए, या गहने वो बनाते हैं, तो कैसे करते हैं? वो लोहे को, सॉरी, सोने को लेते हैं, तो उसको गहनों के रूप में तैयार करते हैं। तो वो ज्वाला में फूंक मारते हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है। तो वो क्या करते हैं, जो फूंक मारते हैं, ज्वाला का जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी भाग होता है, उसके पास उन गहनों को ले जाते हैं, ना कि अंदर, ना कि बॉटम, क्योंकि वो आपके ज़्यादा गर्म होते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप मोमबत्ती ले लीजिए। मोमबत्ती के ऊपर आप हाथ रखिए, ऊपर जैसे, तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। अगर नीचे ले आते हैं तो आपको कम गर्मी महसूस होगी। इसको भी छोड़ दीजिए। आप एक लोहे की हल्की सी तार लीजिए, सबसे ऊपर वाले भाग पर लगाइए, तो जल्दी गर्म होगी। अगर आप सीधे बीच में लगाते हो तो बहुत देर, थोड़ी देर लगेगी गर्म होने में, और सबसे अंदर वाले भाग में लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा देर लगती है गर्म होने में। तो ये था ज्वाला के बारे में क्लियरिटी। आप, उम्मीद करता हूँ ये अब आपको समझ आ गया होगा ज्वाला क्या होती है, कितने प्रकार के भाग होते हैं और कौन सा अधिक गर्म होता है, कौन सा कम गर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी ईंधन दक्षता की। ईंधन दक्षता का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ईंधन जिसमें सबसे अधिक कैपेसिटी होती है, उसकी दक्षता होती है ऊष्मा देने की, ऊर्जा देने की और जलने की, तो वो होती है दक्षता। ईंधन दक्षता यानी कैपेसिटी ऑफ फ्यूल। कौन सा फ्यूल, कौन सा ईंधन अधिक मात्रा में ऊर्जा देगा, वो उसकी दक्षता होगी। ठीक है, आपको पता ही है। अब जो आपकी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा ऊर्जा, उसका मात्रक होता है आपका, उसमें उसका मात्रक होता है आपका किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, के जे ओब्लिक के जी, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका ऊष्मा दक्षता का मात्रक, ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक। अब ऊष्मीयमान क्या होता है? जब कोई 1 किलोग्राम ईंधन, जब कोई 1 किलोग्राम ईंधन पूर्ण रूप से जलकर ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है, वह उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। यानी जब 1 किलोग्राम ईंधन पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा, उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। तो 1 किलोग्राम जो ईंधन होता है, जब वो जलता है तो जितनी मात्रा में वो ऊर्जा देता है, वो उसका ऊष्मीयमान होता है। तो ये आपको समझ आ गया ऊष्मीयमान क्या होता है। ईंधन का 1 किलोग्राम जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। ठीक है, अब ईंधन के ऊष्मीयमान को लिखा जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हुई ईंधन की दक्षता। ठीक है, अब ये जो सारणी देखिए आप 6.3, इन्होंने कुछ ईंधन दिए हैं, जैसे ठोस ईंधन है, द्रव ईंधन है, गैस ईंधन है। एक तो उदाहरण भर दिया कोयला। कोयला कौन सा ईंधन है? दूसरा है आपका
सॉरी, ठोस ईंधन का उदाहरण हो गया कोयला। द्रव ईंधन का उदाहरण हो गया आपका मिट्टी का तेल। तीसरा है आपका गैसीय ईंधन, इसका उदाहरण हो गया प्राकृतिक गैस। तो इसी प्रकार आप और उदाहरण दे सकते हैं। लकड़ी क्या हो गया, ठोस, ठीक है, पेट्रोल लिक्विड, और गैसीय आपका एलपीजी गैस। मतलब विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपके पास है, वो आप लिस्ट अप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो सारणी है ये थोड़ी जरूरी है, 6.4। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस ईंधन का उसमें मान कितना है। तो ध्यान से देखिए, पहले गोबर के उपले आपके घरों में सभी के बनाते हैं, सभी के घरों में आपके पालतू पशु होते हैं, गाय भैंस, उनके गोबर से आप उपले बनाते हैं, ठीक है। अभी गोबर के उपले जब जलाते हैं तो इनका उसमें मान कितना है, इनका उसमें मान देखिए 6000 से लेके 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका उसमें मान होता है, बट इसका उसमें मान यह कम है, सबसे कम होता है इसका। इससे जो है ऊर्जा कम मिलती है, प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, धुआं ज़्यादा निकलता है। दूसरा है लकड़ी। अब लकड़ी का उसमें मान आपको पता है, इन्होंने दिया हुआ है 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम। तीसरा है कोयला। कोयला का 25000 से 33000 के बीच में। फिर पेट्रोल है, पेट्रोल का 45000, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मिट्टी का तेल का भी दिया उन्होंने, मिट्टी का तेल का उसमें मान है 45000। डीजल का भी उसमें मान 45000। मीथेन का भी 50000। मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, जितनी भी गैसें हैं ना, लिक्विड गैसीय ईंधन, उनका उसमें मान है 55 या 50000 के बीच में, ओके। उसके बाद है जैव गैस। जैव गैस का उसमें मान है आपका 35000 से लेके 40000 के बीच में। और सबसे ज़्यादा अधिक उसमें मान जिस ईंधन का है वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको उसमें मान है लगभग 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ये हो इनके उसमें मान। अब आगे दिए ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब आपको पता ही है, ईंधन जब आप जलाते हो, कोई भी ईंधन है, लगभग हमारे कुछ ईंधन ऐसे हैं जो नहीं आपको पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, बाकी लगभग सभी पहुंचाते हैं। जैसे लकड़ी ले लीजिए आप, लकड़ी जब जलाते हो आप तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, धुआं निकलता है, तो ये पर्यावरण को हमारे प्रदूषित करते हैं, है ना, पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। ऊष्मा निकलती है नो डाउट, पर कम निकलती है। तो इसके अलावा डीजल पेट्रोल ले लीजिए आप, डीजल पेट्रोल गाड़ियों में डलता है, गाड़ियाँ चलती है, तो इनसे भी धुआं निकलता है और गैसें, जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि निकलती हैं। तो ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है ईंधनों का अपूर्ण दहन भी एक कारण होता है। जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलते तो भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है। जैसे लकड़ी ले लीजिए आप, जब वो सूखी लकड़ी होती है तब तो वो कम धुआं उत्पन्न करती है, लेकिन गीली लकड़ी होती है, आपने देखा होगा, तो वो धीरे धीरे जलती है और कम जलती है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक मात्रा में हमें धुआं प्राप्त होता है और वातावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी सलाह दी जाती है कि अंधेरे जब आप कमरे में होते हैं सर्दियों में, तो कमरे में कोयले की अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। बताया जाता है ना आपको, क्यों? क्योंकि जब कोयला जलता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक उत्पन्न करता है और धुआं अधिक। कमरे में आप जब कोयले की अंगीठी जलाओगे, दरवाजे खिड़कियाँ बंद होगी, तो रात को धुआं उत्पन्न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, जो कि आपकी सांस लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगी, यानी आप सांस नहीं ले सकते और आपका दम घुटकर मृत्यु हो सकती है। इसलिए मना किया जाता है कि कमरे में कोयले की अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, ओके बच्चों। अब अगला है, अधिकांश ईंधनों के दहन में पर्यावरण प्रदूषण होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मैंने आपको बता दिया, जो कि विश्व उष्णन का कारण बनती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या हुई है आपको जानते हैं अच्छी तरह। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? वातावरण के तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि के कारण जो है वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, जिस कारण जो है हमारे जो बर्फ के जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वो पिघल रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं और बर्फ खत्म होती जा रही है और समुद्र की पानी की लेवल बढ़ती जा रही है। एक समय आएगा फिर पूरी पृथ्वी पानी से ढक जाएगी। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्रों की लेवल का पानी बढ़ रहा है और धीरे धीरे पृथ्वी को वह ढक रहा है। ये हुआ हमारा ग्लोबल वार्मिंग, राइट, इन शॉर्ट। इसके बाद मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा एक और कारण है जो हमारा जो ये ईंधन होते हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वो है अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा क्या होती है? जब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है डीजल पेट्रोल जलाने से, तो ये जो
SO2 गैस निकलती है, ये वातावरण में मिल जाती है और जब ऊपर बादल बनते हैं, बादलों के साथ ये मिलकर पानी की बूंदों के साथ मिलकर नीचे बरसती है, तो बना देती है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो यह नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में फिर जमीन पे पानी के साथ बरसती है। तो इस प्रकार की वर्षा को बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर पूरा हो गया और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे और इसको सारांश करेंगे कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में सीखा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।